हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय जो है परमाणु की संरचना का दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने एक लेक्चर समाप्त कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं, या हम अंत में बताएंगे कि किस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पर। दूसरा आता है कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम जानेंगे। दूसरा आता है हमारा तीसरा टॉपिक कि धन किरणें क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं कि धन किरणों की खोज कैसे हुआ, या हम उसी को कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ। इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि धन किरणों या प्रोटॉन की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं ना कहकर आप इसको क्या कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं या लक्षण भी कह सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो वो क्या है उसको हम जानेंगे। और उसके बाद छठे में हम जानेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती हैं, मतलब इनकी कमियां क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी पॉइंट्स आपको रटना नहीं पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कैथोड किरणें, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सबसे पहले हमारे यही पॉइंट्स आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैथोड किरणों की खोज किसने किया, या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, कौन से वैज्ञानिक ने किया। तो आपको याद रखना है कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, या आप कह सकते हैं कैथोड किरणों की खोज किया था। अब जे थॉमसन कहें या जे टॉमसन कहें, दोनों बात एक ही है। उसके बाद आता है कि यह किस सन में इन्होंने खोज किया था। तो याद रखेंगे कि 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इन्होंने क्या बताया था, तो हम इसको यहाँ पे फिगर से हम समझेंगे, आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, सर्वप्रथम इन्होंने एक विद्युत विसर्जन नली लिया। एक कांच की क्या लिया, एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया। ठीक है, ये क्या है, कांच की विद्युत विसर्जन नली है। और इस विद्युत विसर्जन नली में पंप की सहायता से, इसमें एक इन्होंने पंप लगाया, और इस पंप की सहायता से क्या कर दिया, इसमें जितने भी दाब थे उसको कम कर दिया, मतलब निम्न दाब कर दिया। दाब को क्या कर दिया, निम्न दाब कर दिया। ठीक है, दाब को क्या कर दिया, निम्न कर दिया। और इस कांच के विद्युत विसर्जन नली में इन्होंने 2 धातु के प्लेट लगाए। कितने, 2 धातु के प्लेट लगाए। एक ये हो गया और एक ये, 2 ये क्या है, धातु के प्लेट है। अब इन्होंने क्या किया कि इस धातु के प्लेट को, एक धातु के प्लेट को इन्होंने क्या किया कि एनोड से जोड़ दिया। मतलब एक धातु के प्लेट को कैथोड से जोड़ा और एक धातु के प्लेट को एनोड से जोड़ा। ठीक है, एक धातु के प्लेट को कैथोड, इसे हम कहते हैं कैथोड, ये जो कैथोड है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इस प्लेट को एनोड। ठीक है, ये होता है माइनस, छोटा वाला डंडा, और बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है। इतनी बात हम जानते हैं। तो 2 धातु के प्लेट लगाया और एक धातु के प्लेट को छोटे वाले डंडे से जोड़ दिया, इसलिए इसे हम कैथोड कहते हैं। और इस वाले को जो क्या है, बड़े वाले डंडे मतलब धनात्मक वाले डंडे से जोड़ दिया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस धातु के प्लेट को हम एनोड कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ लिया। हमने क्या कहा कि सबसे पहले जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया,
और उसके बाद इन्होंने क्या किया, निम्न दाब कर दिया। इस पंप की सहायता से इसमें जितनी भी दाब थी उसको निकाल दिया। और उसके बाद इन्होंने दो धातु के प्लेट को लगाया, एक को इन्होंने कैथोड से जोड़ दिया, एक धातु के प्लेट को इन्होंने एनोड से जोड़ दिया। इसलिए इस प्लेट को हम कैथोड कहते हैं और इस धातु के प्लेट को एनोड कहते हैं। इतनी बात आपने जान लिया। उसके बाद ये जो बैटरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये उच्च विभव की बैटरी है। उच्च विभव की क्या है, बैटरी है। अब यहाँ पे उच्च विभव लगभग 1 लाख वोल्ट का विद्युत धारा, 1 लाख वोल्ट का इन्होंने क्या लगाया है, यहाँ पे उच्च विभव वाली बैटरी लगाया है। और 1 लाख वाले उच्च विभव वाली बैटरी से इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा कि जो ये कैथोड प्लेट है, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, ठीक है, धनात्मक की ओर से ही प्रवाहित होता है। तो क्या होगा, जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा कि जो एनोड है उससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं और जो किधर जा रही हैं, जो एनोड की ओर जा रही हैं, एनोड जो प्लेट है उसकी ओर जा रही हैं। और इसके पीछे क्या कर रही है, एक हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। इन्होंने यही इतना बात इन्होंने बताया। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे बातें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की या कैथोड किरणों की खोज किया था। और इन्होंने कैसे किया था, सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्जन नली लिया था और उसमें क्या किया था, दाब को निम्न कर दिया था इस पंप की सहायता से और उच्च विभव की क्या लगाया था, बैटरी लगाया था। और इस कांच का विद्युत विसर्जन नली है, इसमें धातु के 2 प्लेट रखे थे, एक प्लेट को कैथोड से जोड़ दिए और दूसरे प्लेट को एनोड से जोड़ दिया। और जैसे ही उच्च विभव वाली बैटरी से क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो क्या होता है, जो धातु के प्लेट पर जो क्या है, एनोड के पीछे हरे रंग की एक चमक उत्पन्न करती हैं। और इसी जो ये चमक उत्पन्न करती हैं तो इसी से इन्होंने निष्कर्ष निकालकर इन्होंने कहा कि ये जो किरणें हैं, इन्हीं किरणों को उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। इन किरणों को क्या कहा, जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने बातें बताई हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप कैसे लिखेंगे इसको हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप यही लिखेंगे, सर्वप्रथम ऐसे लिखेंगे, सर्वप्रथम जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया, एक विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें 2 धातु के प्लेट, 2 धातु के प्लेट को रखा तथा एक धातु को क्या किया, एक धातु को कैथोड से जोड़ा, एक धातु को कैथोड तथा दूसरे धातु को एनोड से जोड़ा तथा दूसरे धातु को एनोड से जोड़ा। तो पाया कि क्या किया, देखा कि नहीं, देख तो नहीं पाए, इन्होंने पाया कि, तो हम क्या लिखेंगे, तो पाया कि, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एनोड को क्या किया, इस दूसरे वाले धातु को प्लेट को एनोड से जोड़ा, यहां पे इतना लिखेंगे, जोड़ा। तब निम्न दाब व उच्च विभव पर, तब निम्न दाब व उच्च विभव पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा क्या किया,
प्रवाहित किया तो क्या पाया, तो पाया कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो पाया कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, अदृश्य किरणें निकलती हैं जो क्या करती हैं, जो धातु को, मतलब जो एनोड के पीछे जो क्या है, कांच का दीवार है, उस पर एक चमक उत्पन्न करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो एनोड के पीछे कांच की दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो एनोड की पीछे वाली दीवार पर क्या करता है, हरे रंग की एक चमक उत्पन्न करता है। तो इतनी बात आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या बताया है, हमने लिखा है जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें दो धातु के प्लेट को रखा, एक धातु के प्लेट को कैथोड से तथा दूसरे धातु के प्लेट को एनोड से जोड़ा। और जैसे ही इन्होंने क्या किया, इसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे वाली दीवार पर एक हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। इतनी बात हमने लिखा। तब हम लिखेंगे तब जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें कहा, कैथोड किरणें कहा। समझ में है ना। जे थॉमसन ने इन किरणों को, इन मतलब जो ये अदृश्य किरणें निकल रही हैं, तो जे थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा। और फिर से आप लिखेंगे और जे थॉमसन ने इन कैथोड किरणों को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये अदृश्य किरणों को सबसे पहले इन्होंने कहा था कैथोड किरणें, और फिर से इन्होंने निष्कर्ष किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि यही कैथोड किरणों को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जे थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन कहा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो यदि आपके पास आता है कि कैथोड की खोज या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसका जो खोज की है जे थॉमसन ने, ये आपको सन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिखकर इस फिगर को आपको नीचे बना लेना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पूरा दिखाई आपको दे रहा है, मुझे लगता है कि पता नहीं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। अब हम देख लेंगे कैथोड किरणों की विशेषताएं, या आप गुण भी कह सकती हैं, या कह सकते हैं, या आप लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं समझ रहे होंगे। कैथोड किरणें कहें या इलेक्ट्रॉन कहें, दोनों बात एक ही है। तो देखिए इसके तो बहुत सारे गुण होते हैं। क्या होते हैं इसके? निम्नलिखित गुण होते हैं।
परंतु हम उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहला इसका गुण लिखेंगे। सबसे पहला इसका यही गुण हो जाएगा कि जो क्या होता है, कैथोड किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं या गमन करती हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि कैथोड किरणें सरल रेखा में, सरल मतलब सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती हैं। गमन मतलब गति करती हैं। तो सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आप लिखेंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अगला आता है तीसरा। तीसरा याद रखेंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा, कैथोड किरणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक होने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये बहुत तेजी से गति करती हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि इनका वेग जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो हम अगला गुण लिख सकते हैं कि कैथोड किरणों की गुण कैथोड किरणों का वेग क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला पांचवा आपको याद रखना है कि कैथोड किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। मतलब किसी भी चीज को भेदने की जो क्षमता, आर पार निकलने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कि कैथोड किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। बहुत ही अधिक होती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इतनी पॉइंट्स आपको हो गया कि कैथोड किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। एक महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे कि जो कैथोड किरणों की जो क्या होता है, इनके जो क्या होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। मतलब कैथोड किरणों पर जो क्या होते हैं, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको पॉइंट समझाए गए हैं इसमें कुछ भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ था या धन किरणों की खोज कैसे हुआ था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं, ले लीजिए। तो अब हम दूसरा देखेंगे जो है धन किरणें, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज। धन किरणों की खोज या प्रोटॉन की खोज। तो अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट्स आता है कि धन किरणें की खोज किसने किया था, या हम सिंपल वे में कहें तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी, या हम कह सकते हैं कि धन किरणों की खोज किया था। अब कैसे इन्होंने किया था इस पर ही हमें डिस्कस करना है। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इन्होंने भी एक विद्युत विसर्जन नली लिया था।
जैसे जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया था, उसी प्रकार इन्होंने भी एक विद्युत विसर्जन नली लिया था। किस प्रकार का? कांच का एक विद्युत विसर्जन नली। और इन्होंने भी क्या किया था, इसमें एक क्या किया था, पंप लगा दिया था और इस पंप की सहायता से निम्न दाब कर दिया था। ठीक है। और इस जो कांच की जो पतली सी दीवार है, मतलब ये कांच की नली है, विद्युत विसर्जन नली, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, दो धातु के प्लेट लगाए थे, दो धातु के प्लेट लगाए थे। और परंतु याद रखेंगे, जो एक धातु का प्लेट जो है, एक धातु को हम क्या कहते हैं, एक धातु को कैथोड से इन्होंने जोड़ा था और एक धातु को एनोड से इन्होंने जोड़ा था। जैसे किस प्रकार जोड़ा था तो मैं आपको बता दूं, एक धातु के प्लेट को इस प्रकार, ये एक उच्च विभव की बैटरी हो गई, देखिए ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। तो ये क्या है, कैथोड से इन्हीं को जोड़ा गया है, इसलिए ये कैथोड प्लेट हो गया और इसको एनोड से जोड़ा गया है तो इसको एनोड प्लेट हम कहेंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें इन्होंने एक अलग किया था कि ये जो कैथोड प्लेट इन्होंने रखा था, ये छिद्रित कैथोड लगाया था। क्या लगाया था? छिद्रित कैथोड। मतलब इनके बीच बीच में क्या थे, इस प्लेट के बीच बीच में छिद्र थे। क्या थे? छिद्र थे। ये एक छिद्रित कैथोड है। तो इन्होंने क्या किया था, एक छिद्रित कैथोड लगाया था और इन्होंने क्या किया कि इस छिद्रित कैथोड लगाकर इन्होंने निम्न दाब और उच्च विभव पर, अभी जब हम लिखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, पहले शॉर्ट में आप समझ जाइए कि निम्न विभव पर, निम्न दाब और उच्च विभव पर इन्होंने जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि जो कैथोड जो क्या है, एनोड है, एनोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, एनोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और जो क्या होती हैं, जो कैथोड की ओर जाती हैं और जो कैथोड की ओर जाती हैं, ये इसके क्या होती हैं, कैथोड जो प्लेट है, कैथोड जो छिद्रित कैथोड है, इससे आर पर निकल जाती हैं और इस कांच की दीवार पर एक क्या करती हैं, एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस कांच की दीवार पर टकराकर एक चमक उत्पन्न करती हैं। तो इसके निष्कर्ष पर ही क्या कहा था, इस किरणों को जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा था, धन किरणें कहा था। पूरा हम डिटेल में समझेंगे, पहले इस फिगर को आप समझ जाइए कि जो लिखा जाएगा तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक कांच का नली लिया था और जिसमें एक छिद्रित कैथोड इन्होंने लगाया था। अब छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया था तो देखा कि जो एनोड प्लेट है, एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड की ओर जाती हैं और छिद्रित कैथोड को आर पार करके क्या होती है, जो कांच की जो दीवार है उस पर टकराकर एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इस जब चमक उत्पन्न करती हैं तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को ही क्या कहा, धन किरणें कहा। ठीक है, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने तो केवल इतना ही कहा था, इतना ही इन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक चमक उत्पन्न कर रही है। परंतु जब जे थॉमसन ने देखा तो जे थॉमसन ने इन किरणों को तुरंत इन्होंने नाम दे दिया, जे थॉमसन ने क्या, धन किरणें। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि धन किरणों का नाम किसने दिया था तो आप क्या कहेंगे, धन किरणों का नाम जे थॉमसन ने दिया था और खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस प्रकार आप कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लिखते हुए समझते हैं। ठीक है, लिखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया, विद्युत विसर्जन या विसर्ग नली लिया।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक विद्युत विसर्जन नली लिया और इसमें क्या किया, विद्युत विसर्जन नली लिया तथा उसमें एक छिद्रित कैथोड लगाकर, एक छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो पाया कि, क्या पाया, तो पाया, देखा नहीं तो पाया कि एनोड प्लेट से, मतलब एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो पाया कि एनोड से कुछ अदृश्य मतलब दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड को क्या करती है, छिद्रित कैथोड को पार निकल जाती हैं, जो छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं तथा कांच की दीवार पर, इस कांच की दीवार पर तथा कांच की दीवार पर क्या करती हैं, एक चमक उत्पन्न करती हैं, कांच की दीवार पर टकराकर एक क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इतने ही बात गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो देखिए हमने पूरा लिख दिया है। हमने कहा कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें एक छिद्रित कैथोड लगाया और निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड से आर पार निकलकर इस नली की दीवार पर टकराती हैं और यहाँ पर एक चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इतनी बात इन्होंने बताया था कि इन्होंने गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, और इस पर क्या किया, इस जब इतनी बात जब देखा जे थॉमसन ने, तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने तब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन अदृश्य किरणों को, ये अदृश्य किरणें है ना, इन अदृश्य किरणों को क्या कहा, धन किरणें कहा। इन अदृश्य किरणों को क्या कहा, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को ही क्या कहा, इन अदृश्य किरणों को धन किरणें कहा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या कहा, इन्होंने धन किरणें कहा था, किन्होंने जे थॉमसन ने, परंतु इन किरणों को और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे वो नाम याद रखेंगे कि इन किरणों को हम एनोड किरणों, एनोड किरण के नाम से जानते हैं या कैनाल किरण के नाम से जानते हैं, कैनाल किरण, कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं, या इसे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था इसलिए हम इसे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। गोल्डस्टीन नामक, गोल्डस्टीन किरणों के नाम से जानते हैं।
गोल्डस्टीन किरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी सब बातें आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड किरणें कहें या कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें या धन किरणें या प्रोटॉन की खोज, सभी बात एक ही है। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात आपको नीचे लिखना होगा कि जब यहाँ पे तो कोई भी निम्न दाब है, ठीक है, इसमें दाब बहुत ही कम है, तब जाकर इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया था, तो इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी और इन अदृश्य किरणों को क्या कहा गया? धन किरणें कहा गया। परंतु बाद में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस को भरेंगे, जब इसमें हाइड्रोजन गैस को भर देंगे और उसके बाद हम उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा? जो यहाँ से धन किरणें निकलेंगी, जो धन किरणें निकलेंगे, उन धन किरणों को हम प्रोटॉन कहेंगे, उन धन किरणों को हम प्रोटॉन कहेंगे। तो इतनी बातों को लिखना है। मैं एक बार नीचे देख लूं कि आपको दिखाई दे रहा है तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी तो जगह है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटका दे रहा हूँ, लाइनिंग को थोड़ा सा मिटका दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लाइन लिखना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी, जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धन किरणें प्राप्त होंगी, और उन धन किरणों को अब हम धन किरणें ना कहकर अब उनको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। परंतु याद रखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परंतु प्रोटॉन नाम किसने दिया था? तो प्रोटॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे अगर पूछ लीजिए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था तो वो सीधा कहेंगे रदरफोर्ड, परंतु ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने केवल क्या दिया था? नाम दिया था, परंतु खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, परंतु धन किरणें नाम किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने नाम दिया था। इसी प्रकार जो क्या है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे धन किरणों के गुण, धन किरणों की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं गुण, या हम कह सकते हैं लक्षण। तो धन किरणें कहें या प्रोटॉन कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो देखिए इसका भी निम्नलिखित गुण होते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, उनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि याद रखेंगे जो धन किरणों के गुण में सबसे पहला कि जो धन किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। तो हम लिखेंगे धन किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। धन किरणें क्या है? एक सीधी रेखा में गति या गमन करती हैं। दूसरा याद रखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? धन किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तीसरा आप लिख लेंगे कि जो धन किरणें होती हैं वो धनावेशित होती हैं। मतलब ये क्या होती हैं? धन किरणें धनावेशित
होती हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल लिखने पर समय लगेगा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। तो धन किरणें क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं। अब याद रखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता कम होती है। किससे कम होती है? कैथोड किरणों से कम होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? भेदन क्षमता, मतलब इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि धन किरणों की जो क्या होती है, जो धन किरणें क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यह क्या होती हैं? अच्छा, आप लिख लिए धन किरणें क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं। तो इतनी पॉइंट्स हमने जान लिया। सबसे पहले एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा, धन किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। धन किरणें धनावेशित होती हैं और इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। अगला आप लिख लेंगे कि जो धन किरणें होती हैं इनकी गतिज ऊर्जा कैथोड किरणों से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अगला लिख लेंगे कि इनका वेग भी कैथोड किरणों से क्या होता है? कम होता है। तो आशा करते हैं आप इसको लिख लेंगे। किनका? तो धन किरणों का। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने बात बताई है। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो अंतिम हमारा टॉपिक है जो है बोर का परमाणु मॉडल, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी निराश नहीं होना है। ठीक है, कि आपको लग रहा होगा बोर लग रहा है, तो देखिए पढ़ने से ही सब कुछ होने वाला है। तो पढ़िए। ठीक है, आगे चल के आप क्या बनने वाले हैं ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, भले ही आप सोच रहे हैं कि ये बनना है, परंतु आपको सच में मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी नहीं पता कि वो आगे चल के क्या बन सकता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनकर ऐसे मान लेते हैं एक पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरा भी कुछ अलग सपना था, परंतु आज पढ़ा रहा हूं तो अलग बात है। तो इसीलिए कहूंगा कि आप पढ़ाई कीजिए। आगे चल के आप भी क्या करेंगे कोई जानता नहीं है, तो पढ़े रहेंगे तो आपको भी काम आएगा। तो आप पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। आगे जो टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बोर का परमाणु मॉडल, परंतु अभी आपको यहाँ पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, समय बचने के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए बोर का परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो एक बोर नामक वैज्ञानिक ने जो ये मॉडल दिया था। अब इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है, जो क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है। ये मैं एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ। ये एक मान लेते हैं कि एक परमाणु है। तो इन्होंने यही कहा था कि कोई भी परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और ये क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होता है। तो इतनी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन होता है। उसके बाद आप लिखेंगे इस मॉडल के अनुसार। उसके बाद इन्होंने ये निम्न कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप यह लिखेंगे कि इस मॉडल के अनुसार या बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। उसके बाद लिखेंगे कि इनके अनुसार, बोर के अनुसार। उसके बाद ये सभी को टर्म्स को आपको लिखना है। तो इन्होंने क्या टर्म्स में बताया है? इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर हम जानते हैं एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो इन्होंने सबसे पहला यही बात बताया कि ये जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है, ये जो कक्षाएं होती हैं, तो इन्होंने कहा कि कक्षाओं को के मतलब पहली कक्षा को के से, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को m से, चौथी कक्षा को n से, इस प्रकार हम दर्शाते हैं। मतलब k l m n से इस प्रकार आगे जितनी भी कक्षाएं होंगी उसको दर्शाएंगे। सबसे पहले इन्होंने यही बात बताया था। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षाओं में हम जानते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, तो ये पहली वृत्ताकार जो कक्षाएं हैं इसकी ऊर्जा कुछ अलग होगी, इसकी भी एक निश्चित ऊर्जा होगी। मान लेते हैं इसकी ऊर्जा 2 है, तो इस वाले की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा होगी कि मान लेते हैं इसकी 3 है। तो इन्होंने यही कहा था कि प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है? एक निश्चित होती है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका ऊर्जा 2 है तो इसका भी ऊर्जा 2 ही होगा, इसका 2, ऐसा नहीं है। प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद इन्होंने चौथा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि जो क्या होता है, जो प्रत्येक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लेते हैं पहली कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षाओं में हम ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भर दिया। तो इन्होंने मान लेते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने कहा था कि जो पहली कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, मतलब एक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका गुण जो होगा, इनका गुण और इनका जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, समझिएगा, हमने सब लिखा हुआ है, अभी आपको समझाएंगे किस प्रकार आपको लिखना है। पहले आप समझ जाइए कि पहली जो कक्षा है या कोई भी एक कक्षा है, चाहे आप इसको ले लीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा क्या होगा, सामान्य होगा। अब दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होगा, एक सामान्य ही होगा। तो इन्होंने ये बात बताया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। निम्न ऊर्जा से मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इनका कहने का मतलब था कि पहली कक्षा है तो इसमें थोड़ी सी कम भरेंगे, जैसे मान लेते हैं 2, तो दूसरी कक्षा में इससे अधिक भरेंगे, मान लेते हैं 3, चौथी कक्षा में ऐसे क्या कहा था इन्होंने 4। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि पहली कक्षा मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न मतलब होता है कम, तो कम से अधिक की ओर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरेंगे। ठीक है, पहले कम वाले ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद और अधिक, उसके बाद और अधिक वाले ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि कहा था इन्होंने कि जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षाओं में भरी जाती हैं। 2n² का मतलब आप समझ रहे हैं, 2n² के रूप में अभी भरे जाते हैं, इसको हम बताएंगे। तो चलिए हम एक एक करके हम लिखते हुए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं तो समझते हुए चलते हैं। तो आप लिखेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल आ जाता है, तो आप लिखेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। तब लिखेंगे तब बोर के अनुसार आप पहला ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। हमने कहा था कि जो क्या होती है, हमने यही कहा था, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। तो एक निश्चित ऊर्जा वाले, हमने कहा था ना कि जो कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा स्तर सामान्य मतलब क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे कि 2 हो गया तो इसके वाला 3 हो जाएगा, एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होता है, गति करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करता है। तो आशा करते हैं कि पहली जो पॉइंट्स है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा याद रखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक कक्षाओं में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा सामान्य होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि एक कक्षाओं में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा सामान्य होता है। मतलब पहली जो कक्षा है, एक कक्षा हमने ले लिया पहली, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा, दोनों इलेक्ट्रॉन है 2, तो इनका ऊर्जा क्या होगा, सामान्य होगा। ये हमने बात आपको बताई है। तीसरा आपको हमने बताया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन कक्षाओं को क्रमशः KLMN से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो कक्षाएं हैं, जैसे जैसे यहाँ पे 3 अभी कक्षाएं हैं, तो पहले वाले को K कहेंगे, दूसरे वाले को L कहेंगे, तीसरे वाले को M कहेंगे। तो KLMN के रूप में इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है चौथा पॉइंट कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। अभी हमने बताया था कि पहले कम वाला भरेगा इलेक्ट्रॉन वाला ऊर्जा, उसके बाद थोड़ा सा उससे अधिक, थोड़ा सा उससे अधिक, थोड़ा सा उससे अधिक, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में भरते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में 2n² के रूप में भरते हैं। 2n² के रूप में भरते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2n², जहां n क्या है, n है कक्षाओं की संख्या, जहां n है
कक्षाओं की संख्या। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, मान लेते हैं पहली कक्षा में हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे और n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n की जगह पर कक्षाओं की संख्या। तो पहली कक्षा का हमें जांच करना है तो 1 हम लिखेंगे, तो 1 का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा 2 गुणे और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, तो 2 एकम में 2, तो पहली कक्षा में हमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। यदि मान लेते हैं दूसरी कक्षा में हमें पता करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, तो 4 दूना 8, तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8। यदि हम मान लेते हैं कि 5वीं कक्षा में पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, तो 25 दूना 50, तो इसका मतलब 5वीं कक्षाओं में कितने 50 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इन्होंने ऐसे ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में 2n स्क्वायर के रूप में भरे जाते हैं। तो इतनी जो पॉइंट्स हमने बताया है, ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इस जो बोर का परमाणु मॉडल है इसकी कमियां क्या हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, अब इसकी हम कमियां देख लेते हैं। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। मैं आपको पूरा कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, एक भी चीज रटना ना पड़े। तो हम लिखेंगे परमाणु मॉडल की सीमाएं, या सीमा ना कहकर आप क्या कर सकते हैं कमियां। देखिए इनकी कमियां कुछ ज्यादा नहीं, इनकी कमियां सबसे पहले यही थी कि ये जो मॉडल है ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। यह एक इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, ये जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे कि मतलब हाइड्रोजन होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे, इन्होंने तो कहा था 2n स्क्वायर के रूप में भरेंगे। परंतु मान लेते हैं किसी के पास मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं पहली कक्षा में, परंतु इन्होंने ये नहीं बताया था कि यदि एक इलेक्ट्रॉन हो तब वो कैसे भरेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ये व्याख्या नहीं कर सका, ये नहीं बता पाए, तो इसलिए इनका फ्लॉप हो गया। दूसरा इनकी कमी ये थी कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर सका। मतलब यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना कहकर हम ऊर्जा स्पेक्ट्रम कह सकते हैं की व्याख्या नहीं कर सका। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आप क्या कीजिए पूरा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, और उतना समय तो है नहीं कि इसको आपको पूरा समझाया जाए। ठीक है, तो आप इसको यदि आप पढ़ना चाहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अगला याद रखेंगे कि ये एक और इसका कमी है कि यह जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? यह मॉडल जो बोर का परमाणु मॉडल है ये जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। अब आप कहेंगे जीमेन प्रभाव क्या होता है, तो पूरा डिटेल में आप समझिए ना। ठीक है, आपको केवल हमने बोर का परमाणु मॉडल आपको कहा था, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस मॉडल को अगर जानना है तो केवल यूट्यूब पे लिखिए जीमेन प्रभाव, आपको बहुत से मिलेंगे टीचर जो आपको बताएंगे जीमेन प्रभाव क्या होता है, तो पूरा आप वहां से डिटेल में समझ सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको फिर भी इस पर टॉपिक चाहिए, इस पर आपको पूरा डिटेल में समझना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इस पर
टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करते आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए। या आपको नहीं पता है कि किस प्रकार हम ढूंढें तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। हमारे नीचे दिए गए एक नंबर है, ये इस टीम की नंबर है, तो आप जाएंगे इस नंबर पर मैसेज करेंगे कि क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो हमारी टीम आपको तुरंत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक देगी, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको तुरंत हमसे बात करना है तो आपके पास 3 माध्यम है। एक है कमेंट सेक्शन, परंतु देर हो सकती है, परंतु आपको अगर अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। दूसरी बात, यदि आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक टेलीग्राम, एक है इंस्टाग्राम, तो आप मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।